लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्पर्शन स्टार्ट किया था जब, तो डिस्पर्शन में हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं अभी तक। हमने देखा था डिस्पर्शन दो तरह का होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट में ये 5 टाइप्स के डिस्पर्शन हैं, रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन, मीन डिविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो अब हम इसके और आगे सीखेंगे कि डिस्पर्शन में और क्या क्या है। देखो बच्चों, आप मेरे को यहां पर देखो और बताओ कि अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है 20, 25, 30, 36, 42 और 50, और सपोज कर लेते हैं 50 के आगे 80 और 100, तो बताओ इसकी रेंज कितनी है। फॉर्मूला सीखा था हमने, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, 100 माइनस 20, तो कितनी आ गई 80। तो 80 रेंज का आंसर आना अपने आप में कुछ नहीं है। मतलब ये कि अगर हम ये कहें कि किसी डाटा की, गिवन डाटा की जो रेंज है वो 80 है, तो बताओ उसका डिस्पर्शन बहुत ज्यादा है या कम है। तो आप लोग क्या बताओगे, 80 एक बहुत बड़ा नंबर है या छोटा है, कुछ नहीं कह सकते। देखो ये डिपेंड करता है डेटा के ऊपर कि अगर सब छोटे छोटे नंबर्स हैं और उनमें अगर 80 की रेंज आ रही है तो ये काफी बड़ी है, ठीक है। और अगर ये काफी बड़े बड़े नंबर हैं, से 5000, 5020, 5040, 5050 और 5080, अब इसमें भी जो रेंज है वो 5080 माइनस 5000 इक्वल टू 80 आ रही है। लेकिन साफ पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन के लिए, इस डेटा के लिए ये वाली रेंज बहुत छोटी है, ठीक है। और इस डेटा के लिए ये वाली रेंज काफी बड़ी है, क्योंकि जो सबसे पहला नंबर था उससे 4 टाइम्स बड़ी रेंज आ रही है, यानी लार्जेस्ट नंबर उससे 5 टाइम्स बड़ा है, 5 गुना। लेकिन यहां पर क्या डबल भी नहीं हो पाया। अच्छा यस, तो अल्टीमेटली यहां से एक कॉन्सेप्ट बनता है डिस्पर्शन का कि एक होती है डिस्पर्शन की वैल्यू एब्सोल्यूट और एक होती है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है कि जो ये रेंज की वैल्यू आई है या क्वार्टाइल डिविएशन या एटसेट्रा जो भी आई है वैल्यू, ये डाटा के अपने साइज के अकॉर्डिंग, अपने एवरेज के अकॉर्डिंग कितनी बड़ी है। अगर हम इसका एवरेज निकालें तो अप्रोक्सीमेटली 40 के इक्वल आएगा। तो डिस्पर्शन एवरेज से भी 2 गुना बड़ा है। और अगर इसका एवरेज निकालें तो ये 5040 के आसपास आएगा, और 80 जस्ट उसका 2% भी नहीं है। अच्छा, ये 2 टाइम्स है, डबल 200%, और ये जस्ट 2% से भी कम है। तो यहां से हमें पता चलेगा कि जो रेंज की वैल्यू है या डिस्पर्शन की वैल्यू है वो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग छोटी है या बड़ी है। तो ये हमें पता चलेगा रिलेटिव डिस्पर्शन से। तो इसलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेटिव डिस्पर्शन। मेरी बात समझ आ गई होगी सबको। यानी हम डिस्पर्शन को ये देखना चाहते हैं कि डिस्पर्शन की वैल्यू कितनी है, वो इररेलेवेंट है। डाटा के अकॉर्डिंग वो डिस्पर्शन की वैल्यू बड़ी है या छोटी है। तो हमारे पास एब्सोल्यूट डिस्पर्शन फाइंड करने के 5 फॉर्मूले हैं, तो रिलेटिव डिस्पर्शन के भी इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमारे पास 5 फॉर्मूले हैं। अच्छा, तो सबसे पहला हम देखेंगे, देखो रिलेटिव डिस्पर्शन में ना हर डिस्पर्शन के नाम के आगे कोफिशिएंट लग जाएगा। अच्छा, जैसे पहला था रेंज, तो उसका बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या बन जाएगा ये, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। सेम एग्जांपल एक बार और लिख रहा हूं। चलो इस बार क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज हमें x1 की वैल्यू गिवन है 20, 30, 50, 80 और 100।
यहां से अगर हम रेंज निकालें तो आएगी वैल्यू 100 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 80। और एक x2 गिवन है से 5000, 5100, 5250, 5400 और 5600। यहां से अगर रेंज निकाली जाए तो आंसर आएगा 5600 माइनस 5000 एंड दैट इज इक्वल टू 600। तो देखो, देखने में तो ऐसा लगता है कि यहाँ रेंज ज़्यादा है, यहाँ कम है, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि यहाँ पर अगर रेंज बड़ी है तो नंबर भी तो कितने बड़े बड़े थे। उन बड़े बड़े नंबर्स के आगे ये वाली रेंज कुछ नहीं है, बहुत छोटी है। देखते हैं कैसे पता चलेगा छोटी है। तो यहाँ पर हम एक नया फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं, उसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। मैंने नाम तो लिख दिया लेकिन अभी फॉर्मूला नहीं लिखा, तो फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है, ये इस तरह से निकलेगा कि 100 लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करते थे हम रेंज निकालने के लिए ना, तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट को हम लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट से डिवाइड भी कर देंगे, यानी 100 माइनस 20 अपॉन में 100 प्लस 20। तो सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 अपॉन 120 और कट के 0.67। और यहां पर अगर हम देखें कोफिशिएंट ऑफ रेंज, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट, 5600 माइनस 5000 और अपॉन में 5600 प्लस 5000। तो ये बनेगा 600 डिवाइड बाय 10,600। .05 समथिंग आंसर आएगा, चेक कर लेते हैं। 0.0566। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहां पर आंसर आया 0.67 और यहां पर राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको 0.57। ये आंसर आया। अब क्या पता चला इसमें से? हमें तो दोनों नंबर छोटे छोटे से लग रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है अभी इसमें थोड़ी सी और ज़रूरत है कुछ एडजस्टमेंट करने की। वो ये कि हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में बताएंगे। 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में आंसर बताएंगे। तो अभी ये 0.67 आया था ना, तो इनटू 100 करने से ये 67% हो गया। मतलब ये कि जो इसकी रेंज है वो डाटा की एवरेज वैल्यू के 67% के बराबर है, जो इसका डिस्पर्शन है। समझ आ गया कि इसका जो डिस्पर्शन है वो ऑन एन एवरेज वैल्यू के 67% के इक्वल है। और यहां पर अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 5600 माइनस 5000 और अपॉन में 5600 प्लस 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो अल्टीमेटली ये 0.567 आया था। 0.05 जरा देख लेते हैं। 0.0566, तो राउंड ऑफ करके 7 कर दिए। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5.7%। अब बताओ क्या समझ में आया?
ये 67% और ये 5.7%। ठीक है, यानी कि यहां पर जो गिवन डाटा का फ्लक्चुएशन है, डिस्पर्शन है, वो ज्यादा है और यहां पर बेशक देखने में ज्यादा बड़ा है 80 के कंपैरेटिवली 600, लेकिन रिलेटिव वैल्यू में रिलेटिवली थोड़ा सा छोटा है। तो यहां पर क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि ये हमने इसको लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट क्यों कर दिया। देखो ऐसा है, जब हम लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करते हैं तो एक किस्म से हमें उनकी रेंज मिलती है, रेंज। ठीक है, और जब हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को ऐड करते हैं तो पता चलता है कि, तो रियलिटी में पता चलता है कि नंबर छोटे थे या बड़े थे, क्योंकि माइनस करने से तो बड़े बड़े नंबर भी छोटे हो जाते हैं, माइनस करके छोटा सा आंसर आ जाता है, लेकिन ऐड करने पर पता चलेगा कि नंबर छोटा था या बड़ा था। तो जब हमने दोनों को ऐड किया तो पता चला 10,600। तो 10,600 में से उसकी 600 की रेंज आ रही है, जो कि बहुत छोटी है। ठीक है, और नोट कर लिया होगा आपने, तो मैं जरा इसको ऊपर लिख देता हूं डायरेक्टली, 5.7%। ठीक है, नंबर बड़े बड़े थे तो 600 की रेंज आई। यही X3 में अगर ऐसे होता 500, 700, 800, 1100, तो रेंज तो यहां भी 1100 माइनस 500 यानी कि 600 ही आती, लेकिन डाटा के अकॉर्डिंगली वो बड़ी है या छोटी है कैसे पता चलेगा। इस बार हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 11 और 5 1600, तो दोनों का सम सिर्फ 1600 बना, जबकि यहां पर दोनों का सम 10,600 बना था। तो ये रीजन है कि जिसकी वजह से हम इसे माइनस करने के बाद प्लस भी करके दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट और मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है ये परसेंटेज बनाने के लिए किया है। अच्छा, ताकि आंसर परसेंट में आए तो हमें पता चले, क्योंकि आपने देखा था जब तक ये परसेंट में नहीं आया था तो हमारे लिए ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो रहा था कि कौन सा आंसर छोटा कौन सा बड़ा है। ठीक है, सेकंड, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन, ये वाला, तो इसका भी सेम फॉर्मूला है जैसे ऊपर था, Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1 और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसमें कुछ नई बात तो है नहीं, जैसा यहां पर था वैसे यहां पर हो गया। अच्छा, तो यहां पर मैंने एक फॉर्मूला बीच में छोड़ दिया, लेकिन वो यूज नहीं करते, इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 ओनली, और इसमें अपॉन में 2 आ जाता है, दैट इज कॉल्ड क्वार्टाइल डिविएशन। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन और कोफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेम फॉर्मूला सेम आंसर आएगा। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो यहां पर भी पहले हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन, बाद में इसे हम मीन के साथ, एवरेज के साथ कंपेयर करेंगे। मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन और मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमें परसेंटेज में आंसर मिलेगा। इसी तरह से अगर ये मीन डिवीजन अबाउट मीडियन होगा तो डिवाइड हम मीन के बदले मीडियन से कर देंगे। मीन डिविएशन अबाउट मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन और मल्टीप्लाइड बाय 100, ये बन जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन अबाउट
मीडियन, सी का मतलब है कोफिशिएंट। ये इसका सेकंड फॉर्मूला है और ये फर्स्ट। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो अल्टीमेटली आप देखोगे कि हर फॉर्मूले में पहले वाला आंसर निकालने के बाद हमने उसे उसके एवरेज से, मीन से, मीडियन से डिवाइड कर दिया। अच्छा, और परसेंटेज में आंसर लाने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? जैसा पहली बार किया वैसा ही हर बार हम लोग कर रहे हैं। ये आप लोग नोट कर लो, एक बार मिटा देंगे इसे। Coefficient of range, largest minus smallest upon largest plus smallest into 100, Q3 minus Q1 upon 2, Q3 minus Q1, Q3 plus Q1। तो अगर आपको लगता है यहाँ 2 आ रहा था, यहाँ 2 नहीं आया, तो वो इन दोनों के नीचे भी 2 आएगा, इन दोनों के नीचे भी 2 आएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। समझ आ गया? अगर कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को हम इस तरह से सीखें, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 और अपॉन में Q3 प्लस Q1 अपॉन 2। अगर आपको लगता है कि ये 2 कहाँ चला गया, ठीक है, तो अगर ऊपर 2 आ रहा था तो नीचे भी ऐड करके अपॉन में 2 आएगा और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा और ओनली Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1 इंटू 100, सेम आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसीलिए चाहे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन हो, चाहे कोफिशिएंट ऑफ इससे पहले वाला इंटर क्वार्टाइल रेंज जिसमें ये 2 नहीं आता, आंसर सेम आएगा दोनों का। ठीक है, और मीन डिविजन अबाउट मीन तो बड़ी आसान है, आंसर को मीन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई, अबाउट मीडियन है तो मीडियन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास, नोट कर लो इसे, 4 मेथड हो गए, मतलब 3 हो गए, चलो गिनती में थर्ड के 2 पार्ट थे। अच्छा, अब इसके बाद बारी आती है वेरिएंस की। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का कोई फॉर्मूला नहीं होता। अच्छा, नो फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला नहीं है। तो आप लोग सोचोगे कि क्यों नहीं है, तो गुड क्वेश्चन, पूछना चाहिए। तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि वेरिएंस कहता है मैं तो खुद फॉर्मूला ही बेकार हूं, मेरे को मॉडिफाई करके तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन बनाया, देखो सेम फॉर्मूला बस ऊपर रूट लगा दिया, तो मेरे बदले में इसका कोएफिशिएंट निकाल दो, ठीक है, और इसकी जरूरत नहीं है। तो इसके बाद बारी आती है फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन की। ये रहा। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन में क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय समथिंग आ जाएगा। लेकिन समथिंग क्या करें, मीन, मीडियन या मोड आएगा, तो हमने देखा कि स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से निकलता है, एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर, तो बड़ी आसान है, इसको हमने मीन से डिवाइड कर दिया। स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसे 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है ना, बाकी सब जगह 100 आया था। तो देखो उसका आंसर ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन का आंसर हम परसेंटेज में लिखते ही नहीं है, डेसिमल में ही रहने देते हैं। देखो रियलिटी में वैसे देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, किसी का आंसर 0.08 आए या 8% आए, बात एक ही है। अच्छा,
तो इसमें क्या है कि बाकियों का आंसर अगर 0.12 आएगा, 12% आएगा, तो ये 0.12 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन में अगर 25% आया, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं होने के कारण वो 0.25, 0.37, 0.12 एंड सो ऑन इस तरह करके आ जाएगा। सीधी सी बात यह है कि इसे 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं करोगे तभी सही आंसर आएगा। मतलब हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हों, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे आंसर पूछा है, तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आया 0.12 और आपने इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 12। तो एग्जाम में दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, 12 भी हो सकता है, 0.12 भी हो सकता है। तो 0.12 इज करेक्ट, 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन का आंसर हमने नहीं दिया कि 100 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं किया। तो उसका आंसर यह है कि इसी सेम फॉर्मूले को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका नाम अलग हो जाएगा। अच्छा, यानी कहने का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन के अल्टीमेटली दो फॉर्मूले बनाए गए, एक 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद वाला और एक बिना मल्टीप्लाई किए वाला। ठीक है, जिसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते उसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, और जिसमें हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट देखो, वेरिएशन, वेरिएंस, वेरिएंस के साथ कंफ्यूज नहीं होना। ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। वेरिएशन, डिस्पर्शन, मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था ना, डिस्पर्शन का मतलब है फ्लक्चुएशन, वेरिएशन, डिविएशन, तो वही वाला वेरिएशन है। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो आप इसे ऐसे भी सपोज कर सकते हो कि वेरिएंस का कोफिशिएंट नहीं निकला तो उसने बोला कि मेरे हिस्से का फॉर्मूला बीसी को दे दो, तो हमने इसके दो फॉर्मूले बना दिए, एक में बिना 100 मल्टीप्लाई किए और एक में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दो फॉर्मूले बन गए इसके। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, फॉर्मूला बन गया स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन में मीन, और एक बन गया इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फॉर्मूला बना स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन में मीन और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो 1 2 3 के दो फॉर्मूले, फोर्थ वाला नहीं बना, तो अल्टीमेटली उसके बदले में फोर्थ नंबर पर ये आ गया। यहाँ अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हो तो फोर्थ नंबर का फॉर्मूला नहीं है, उसके बदले में 5 नंबर पर इसके दो दो फॉर्मूले आ गए। देखो ये VAR लिखा है तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये VAR वेरिएंस था, ये VAR वेरिएशन है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला नहीं होता। पूरा नाम लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस नो फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर्मूला है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन में, स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंबल होता है दिस सिग्मा। देखो जब मैं इसको सिग्मा बोलता हूं तो हो सकता है कि आप स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन अराइज होता हो कि ये सिग्मा थोड़ी है कोई। आप लोग सोच के बताओ, आप लोगों ने देखा होगा हम इसी को सिग्मा कहते हैं, इसका नाम क्या है, सिग्मा। लेकिन इसका नाम भी सिग्मा है, दिस इज ऑल्सो सिग्मा। तो दोनों सिंबल तो अलग अलग हैं लेकिन दोनों का नाम सेम है। इस सिग्मा का मतलब होता है सम निकालना और इस सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है,
इस सिग्मा का मतलब है सम निकालने, जैसे सिग्मा एक्स माइनस मीडियन, सिग्मा एक्स माइनस मीन, सिग्मा एक्स माइनस मीन होल स्क्वायर, सिग्मा सम निकालना। और इसका मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशन। बट एक और क्वेश्चन अराइज हो गया कि जब दो सिंबल अलग अलग हैं तो दोनों का नाम सेम क्यों रखा? ये भी एक गुड क्वेश्चन अराइज हो गया। अच्छा, अब देखो इसका भी आंसर आपको बता रहा हूं, यहां बताऊंगा। अच्छा, ठीक है, कहां बताएंगे? यहां। तो बस यही देखना है। देखो यहां पर मैं आपको थोड़े और एग्जांपल देके बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि दो अलग अलग सिंबल्स का नाम हमने सेम रख दिया लेकिन मीनिंग अलग अलग है, और नाम सेम रख दिया। इससे पहले भी बहुत सारे सिंबल आप लोगों ने भी ऐसे देखे हुए हैं लेकिन आपको याद नहीं है। जो सिंबल तो अलग अलग होते हैं लेकिन उनका नाम एक ही होता है। अच्छा, ठीक है। बट नेम इज सेम, दोनों का नाम सेम है लेकिन डिफरेंट सिंबल्स हैं। कुछ याद आया? कभी देखा हो ऐसे? मैं बता रहा हूं। देखो ये क्या है? ए। और ये क्या है? ये भी ए। लेकिन आप बोलोगे ये कैपिटल ए है और ये स्मॉल ए है। लेकिन जब हम ऐसे करके वेरिएंस लिखते हैं तो आप ऐसा बोलते हो कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल आर, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, दैट इज ए, दैट इज ऑल्सो ए, बट इन रियलिटी दैट इज कैपिटल ए, दैट इज स्मॉल ए। सिमिलरली दैट इज कैपिटल सिग्मा, दैट इज स्मॉल सिग्मा। मेरी बात समझ आई या नहीं आ गई? दोनों सिग्मा है, सेम डिफरेंस है। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल सिग्मा स्मॉल सिग्मा। और भी बहुत सारे होंगे, है ना, बी सी डी एटसेट्रा। तो ये भी सिमिलर टू दीज अल्फाबेट्स ही हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सारा कुछ। तो हमने आज ये 5 फॉर्मूले और सीखे। दे आर कॉल्ड रिलेटिव डिस्पर्शन। ठीक है, रिलेटिव डिस्पर्शन जो है ये डाटा में कंपैरिजन के लिए, कंपैरिजन का मतलब एक डाटा दिया है दूसरा दिया है, हम देखना चाहते हैं कहां ज्यादा वेरिएशन है, तो कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। नोट कर लो इसे बेटा। यहां पर आप लिख भी लो। रिलेटिव डिस्पर्शन is used for the purpose of comparing of two different data. Relative dispersion is used for the purpose of comparing two data. Comparing two or more series of data. ठीक है, जैसे एक डाटा दिया हुआ है दूसरा दिया है, हमें बताना है दोनों में से कहां पर ज्यादा वेरिएशन है। तो हो सकता है जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, एक जगह पर 80 का डिस्पर्शन आया, एक जगह 600 आया एब्सोल्यूट टर्म्स में,
तो हमें लगा ये ज़्यादा है, लेकिन ये सारी फिगर थाउजेंड्स में दी हुई थी, ये सारी फिगर हंड्रेड्स में थी। तो अगर परसेंटेज में आंसर निकालेंगे रिलेटिव वाला, तो ये एक किस्म से 80% बनेगा, और ये जो है 60% बनेगा। अच्छा, तो ये छोटी वैल्यू होते हुए भी परसेंटेज में बड़ा आया, तो यहाँ पर डिस्पर्शन ज़्यादा है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, और यहाँ पर कम है। ठीक है, रिलेटेड डिस्पर्शन इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ कंपेयरिंग टू और मोर सीरीज ऑफ डाटा। क्लियर हो गया सारा कुछ? तो इनमें अगर हमने ये सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं आपको इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, ध्यान से देखो। प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन, ये सारे, तो ये भी सबके सब कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, जो एक में अप्लाई होगी वो सब में हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला, रिलेटिव डिस्पर्शन में बी नेगेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि एब्सोल्यूट डिस्पर्शन तो कभी नेगेटिव नहीं होता था, बट रिलेटिव डिस्पर्शन की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव तो हो ही सकती है, लेकिन में बी नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल देके दिखा रहा हूं। सपोज x की वैल्यू हमें गिवन है -10, -8, -4, -2। देखो, अगर हम इसकी रेंज निकालेंगे, रेंज, तो वो तो पॉजिटिव आएगी। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सारे नंबर नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव आ जाएगी? ऐसा नहीं है। रेंज will remain positive even if all the numbers are negative. Largest number minus smallest number. तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा इनमें से? आप लोग बताओ। ये और ये, इन दोनों में से -2 इज लार्ज। नेगेटिव में क्या, जो जितना नंबर छोटा होता है उतना बड़ा होता है, तो लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा -2 और माइनस स्मॉलेस्ट -10, तो ये बन जाएगा -2 और +10, तो अल्टीमेटली बन जाएगा 8। लेकिन अगर हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करेंगे तो क्या होगा? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। -2 माइनस -10 और -2 प्लस -10, और हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2 + 10 और -2 -10, तो अल्टीमेटली बन जाएगा 8 डिवाइड बाय -12 और इंटू 100, तो ये आ जाएगा -66.67% नेगेटिव आ गया। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिलेटिव डिस्पर्शन में हमने ये सीखी कि डिस्पर्शन का एब्सोल्यूट वैल्यू तो कभी नेगेटिव नहीं आती थी, बट रिलेटिव डिस्पर्शन का आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, और 0 भी आ सकता है। ठीक है, नोट करो, सारा मिटाऊंगा। अच्छा,
इसको मैं थोड़ा और एक्सपेंड कर देता हूं। द वैल्यू ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। सेकंड, अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे इसकी। रिलेटिव डिस्पर्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। आपको याद होगा एब्सोल्यूट डिस्पर्शन में हमने सीखा था एब्सोल्यूट डिस्पर्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, लेकिन रिलेटिव डिस्पर्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। इंडिपेंडेंट स्केल का मतलब है कि गिवन डाटा को किसी भी नंबर से चाहे मल्टीप्लाई कर दो चाहे डिवाइड कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिपेंडेंट स्केल का मतलब है if the given data is multiplied or divided by a constant number, say a, हमने उसे a से डिवाइड कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन will remain same। तो डिस्पर्शन, रिलेटिव डिस्पर्शन की वैल्यू सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल है, नीचे एग्जाम्पल देके दिखा रहा हूं। x की वैल्यू हमें दी हुई है 20, 25, 32, 44, 50। तो इसमें हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज पता लगाएं तो क्या आंसर आएगा? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन में लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इंटू 100। 50 माइनस 20, 50 प्लस 20 इंटू 100। 30 अपॉन 70 इंटू 100। 42.857% आ गया। तो ये थी हमारी x की वैल्यू। अब मैं x की वैल्यू को डबल कर रहा हूं। 40, 50, 64, 88 और 100। तो अगर x की वैल्यू मैंने डबल कर दी तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का आंसर भी डबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो हमें ऐसा लगता है कि डबल कर दिया तो डबल हो जाना चाहिए, बट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इट विल रिमेन सेम। अब इसका हमने दोबारा से कोफिशिएंट ऑफ रेंज पता लगाया। 100 माइनस 40 अपॉन में 100 प्लस 40 इंटू 100। तो 100 माइनस 40 हो गया 60, 100 प्लस 40 140 इंटू 100। ठीक है, तो काट पीट के बन जाएगा। 0 से 0 कटी, 2 से कटेगा 3/7 इंटू 100, और ये भी कट के 3/7 ही बना था। 30 अपॉन 70
3/7 हो गया था। सेम आंसर आया अभी भी। %42.857। तो यहां से हमने इसे प्रूव कर दिया कि दोनों का आंसर सेम आएगा। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है यहां तक, तो नोट करो, फिर हम इसे मिटाएंगे। अच्छा, तो इसमें सिर्फ ये दो ही प्रॉपर्टीज हैं, नोट कर लो, फिर हम इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेटा दूं सारा? एक थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक्स बार की वैल्यू हमें गिवन है 40 और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स गिवन है 5। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होगा? फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन इनटू, आप लोग बताओ क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, इसीलिए पूछा था। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन में इनटू 100 नहीं आता, बाकी सब में आता है। अच्छा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन में 40, डिवाइड करेंगे तो 0.125। एक और क्वेश्चन देखो। एक्स बार हमें दिया है 40 और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स दिया है हमें 5 और y की वैल्यू दी हुई है y की वैल्यू हमें दी हुई है 10x प्लस 50 और हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है एक तो y का बार एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, इन दोनों की y की वैल्यू निकालनी है। देखो, आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में हमने सीखा था कि अगर हमें x का मीन गिवन है और y का मीन पता लगाना है, x मीन को सीधा इक्वेशन में x की जगह पुट कर दो, तो सिंपली y मीन विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स x मीन और प्लस 50। 10 इंटू एक्स बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 और प्लस 50, इट विल बिकम 400 प्लस 50 यानी 450। और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y पता लगाना है, तो सिग्मा y विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स सिग्मा x और प्लस, मैंने आपको लास्ट क्लास में एब्सोल्यूट डिस्पर्शन की प्रॉपर्टीज में लिखवाया था कि अगर ऐसी इक्वेशन आ जाए तो
स्टैंडर्ड डिवीजन पुट करने के बाद इक्वेशन में कांस्टेंट नंबर को हम काट देते हैं, उसका कोई यूज नहीं होता। याद है सबको? तो अल्टीमेटली 10 इंटू सिग्मा एक्स की वैल्यू आएगी 5 और प्लस कुछ नहीं, तो अल्टीमेटली ये आंसर बनेगा 10 5 50। ठीक है। और सपोज इसके थर्ड पार्ट में और कहा गया था कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। तो जब ये y की दोनों वैल्यूज आ गई तो उसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालो। दैट विल बी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन y मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। नहीं आएगा, बताया था। स्टैंडर्ड डिविएशन में नहीं आता, बाकी जगह आएगा। सिग्मा y 50 और ये 450, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.111 0.111 आ गया। मेरे ख्याल से क्लियर है सारा कुछ? ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास खत्म कर रहे हैं हम, और बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।